आप सभी को हमने अगस्त महीने में मुलाकात की थी और क्योंकि वर्ष 2023 अब समाप्ति की ओर है, तो ये समय था कि भी एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात हो और जो प्राथमिकताएं हमने बात की थी अगस्त के महीने में, उनके बारे में एक बार फिर से बात की जाए और जिन मुद्दों पर काम हुआ है उसके बारे में और जो और काम होना है उसके बारे में चर्चा की जाए। तो जैसा आपको ध्यान होगा, हमने सबसे पहले जो बात की थी वो प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे पुलिस की सेवाओं के लिए पुलिस थानों में या पुलिस विभाग के पास अलग अलग स्तर पर आते हैं और उनकी शिकायतें लेकर के आते हैं, उनकी दूसरी जो सेवाएं हैं उनके लिए आते हैं, तो उनके बारे में संतुष्टि दर के बारे में हमने एक सिस्टम बनाने की बात की थी। तो उसमें मुझे ये बताते हुए हर्ष अनुभव होता है कि भाई हम वो सिस्टम हम लागू कर पाए और फीडबैक का एक व्यवस्था हमने पूरे प्रदेश में बनाई है और जो संतुष्टि दर है हमारी नागरिक सेवाओं की, वो 99% से अधिक सभी जिलों में निकल कर आई है और जो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं, जो शिकायतें आती हैं, उनमें भी 70% से अधिक जो हमारे शिकायतकर्ता हैं उन्होंने जो पुलिस की हैंडलिंग है, पुलिस की जो उनको सेवा मिली उसके बारे में संतुष्टि जाहिर की है। सरल का एक सिस्टम है हमारी प्रदेश की सरकार ने जो बनाया, उसमें भी पुलिस विभाग की जो परफॉर्मेंस है वो अभी पिछले कई महीने से उसमें सरल स्कोर 10 में से 10 है। इसके अलावा जो हमारी डायल 112 का आपको पता है कि एक बड़ी व्यवस्था जो पिछले 2 वर्ष में हमारी प्रदेश सरकार ने एक लागू की, माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी के निर्देशन में उसमें ये काम हुआ और जुलाई 2021 से ये व्यवस्था शुरू की गई, जिसके तहत 630 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल पूरे प्रदेश में लेके आए गए और उस व्यवस्था के तहत जो 4 लाख से भी ज़्यादा इस बार हमारी शिकायतें इस वर्ष में डायल 112 के सिस्टम पर जो मिली हैं, उनमें 92.84% लोगों ने संतुष्टि जाहिर की और जो रेस्पॉन्स टाइम हमारा 16 मिनट से ज़्यादा था 2021 में, वो घट के अब 8 मिनट 5 सेकंड पे जो औसत रेस्पॉन्स टाइम है वो 8 मिनट 5 सेकंड रह गया है, जो अपने आप में एक संतोष का विषय है और मुझे उम्मीद है कि इसको और बेहतर किया जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, उसमें फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंसेस को और भी जो हमारी हेल्पलाइंस हैं, चाहे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हेल्पलाइन हो, ट्रैफिक की हेल्पलाइन हो, महिला और बाल कल्याण विभाग की हेल्पलाइन हो, या फिर हमारी अपनी पुलिस की जो महिला हेल्पलाइन है और साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन 1930, ये सभी उसमें जोड़ दी गई हैं। तो इन सभी नंबरों पर जो कॉल आती हैं पूरे प्रदेश में, वो डायल 112 का जो हमारा फैसिलिटी है पंचकुला में, आप सबने देखी है, वहाँ पर लैंड करती हैं और वहीं से उनको इंटीग्रेटेड तरीके से हमारे जो डिस्पैच ऑफिसर्स हैं वो उनको
अलग अलग विभागों के जो हमारी गाड़ियां हैं, उनको इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, उनको डिस्पैच किया जाता है और उनको मॉनिटर किया जाता है। और उन सभी ऐसे जो हमारे शिकायतकर्ता हैं या जो भी सेवा के लिए कॉल करते हैं वहाँ पे, उनसे फिर फीडबैक ली जाती है। और 92.84% लोगों ने इस वर्ष में संतुष्टि जाहिर की है, जो अपने आप में एक अच्छा प्रदर्शन मैं मानता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि थाने चौकियों में आने वाले लोग भी 70% से अधिक उनकी संतुष्टि दर पहुंच गई है। और 99% सत्यापन की जो सेवाएं हैं पुलिस की, उनमें ये सेटिस्फैक्शन रेट आई है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव, एक अच्छा एक प्रदर्शन दर्शाता है। अगर हम क्राइम की बात करें, अपराध की बात करें, उसमें भी सभी जो हमारे मेजर हेड्स हैं उनमें कमी है। चाहे वो डकैती का हेड हो या कोई लूटमार, छीना झपटी या महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं, सभी में 7 से लेकर 30% तक की अलग अलग इसमें गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आंकड़ों के आधार पर कोई भी परफॉर्मेंस, अपराध के आंकड़े अपने आप में पर्याप्त नहीं होते। और जैसा कि आप सभी एनसीआरबी की जो क्राइम इन डेटा की किताब है उसके ऊपर आप काफ़ी कवर करते हैं, तो उसी में ये लिखा रहता है कि भाई क्राइम रेट जो आंकड़े हैं वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होते और उसके लिए बहुत सारे और चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर ही इस पे कोई भी विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन अगर मात्र सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो उनमें भी गिरावट दर्ज की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक बड़ा मुद्दा हमने अगस्त में बात की थी महिलाओं के विरुद्ध, जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, ये एक हमारी बड़ी प्राथमिकता है। तो महिलाओं की इस दिशा में हमने प्रयास किए। और एक प्रयास था कि भी सभी जो हमारे ऑटो रिक्शा हैं, ई रिक्शा हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं प्राइवेट वाहन, इनका डेटाबेस बनाया जाए। तो मुझे प्रसन्नता होती है बताते हुए कि 8 जिलों में ये काम 100% पूरा हो चुका है। और बाकी सब स्टेट की बात करें तो करीब 71% डेटाबेस बनकर तैयार हो चुका है। और वो डेटाबेस अब हमारे 112 का जो सिस्टम है उनको मुहैया करा दिया गया है। और सभी ऐसे ऑटो जिनको हमने डेटाबेस में डाला है, उनका नंबर, उनके ड्राइवर की फ़ोटो, उनके नाम, मोबाइल नंबर, सभी न केवल डायल 112 के पास हैं बल्कि ऑटो के अंदर भी और बाहर भी उनको स्टिकर के रूप में चिपकाया गया है, ताकि कोई भी यात्री, महिला खास तौर पे, कभी भी असुरक्षित महसूस करें तो उस नंबर से सामने नाम, नंबर है और जिसको फ़ोटो खींच के अगर व्हाट्सएप पे भी वो भेज दें तो उस पर कार्रवाई तुरंत हो जाती है। क्योंकि हमारी ERV, जैसा मैंने बताया, 8 मिनट के अंदर पहुंचती है और डेटाबेस बनने से ही बहुत बड़ा डेटरेंट बनता है। तो वो एक अच्छा कदम इस वर्ष में एक उपलब्धि रही है। इसी प्रकार से एक दूसरा जो एक अभियान था कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन के जो हमारे ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार या किसी किस्म की छेड़छाड़ का रिपोर्ट होती हैं, ऐसे सभी पॉइंट्स को चिन्हित करके वहाँ पे उनको CCTV कैमरे लगाना और उनको पुलिस की प्रेजेंस वहाँ सुनिश्चित करना। तो ऐसे बड़ी तादाद में सभी जिलों ने अपना काम किया है। और इसको अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमने सभी जिलों में 4-4 महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई और वो टीम की स्पेशलाइज्ड उसकी जो महिला विशेषज्ञ हैं उनसे ट्रेनिंग कराई गई है। और ये टीमें जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं और जो जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, ऐसी कंपनियाँ, ऐसे वर्क प्लेसेस, तो वहाँ पे जा कर के सभी संपर्क स्थापित करके महिलाओं के साथ उनसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना कि ऐसे कौन से स्थान हैं, कौन से बस स्टैंड हैं या टैक्सी स्टैंड है, ऑटो स्टैंड हैं या कॉलेजेस या ईटिंग जॉइंट्स के सामने या कोई भी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई ऐसा रूट है रोडवेज का या दूसरा जहाँ पे कोई गलत उनके साथ व्यवहार होता है या असुरक्षित महसूस करती हैं वो, तो उस पर क्राउड सोर्सिंग एक तरह से करके उन सभी स्थानों को
सुरक्षित सिक्योर करना। तो ये एक बड़ा हमारा एक काम इस आने वाले वर्ष में रहेगा। इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और ये सभी स्कूलों में और कॉलेजेस में इन्होंने जाना शुरू कर दिया है, और जो गत वर्ष में हमने ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए वो सिक्योर किए जा चुके हैं। तो इसी तरीके से एक बड़ा हमारा प्रायोरिटी वो ड्रग्स के बारे में भी हमने बात की थी। तो ड्रग्स में 3800 से ज़्यादा इस वर्ष में मुकदमे दर्ज करके और करीब 5,500 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो नशा बेचने में संलिप्त थे या जिनके पास नशीले पदार्थ पाए गए। और इनमें करीब 618 ऐसे बड़े तस्कर जो कमर्शियल क्वांटिटी में डील करते थे उनको पकड़ा गया है। और ये लोग ऐसे हैं जिनको, क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी में आपको पता है कम से कम 10 वर्ष की सज़ा है और 20 वर्ष तक सज़ा हो सकती है, तो इनको 2 साल से पहले बेल नहीं मिलती। तो ये लोग जो 618 बड़े तस्कर हैं इनको जेलों में पहुंचाया गया है। और 45 के करीब ऐसे बड़े तस्करी में शामिल लोग हैं जिनको पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 वर्ष का डिटेंशन राज्य सरकार के स्तर पर आदेश हुए और उन सभी को अरेस्ट करके डिटेंशन सेंटर्स में भेजा गया है। तो इसी प्रकार जो प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने का काम था वो भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो नशे के ऊपर ये एक सभी की साझी जिम्मेदारी है। उसमें हमारे बहुत सारे विभाग शामिल हैं और एनकॉर्ड जो हमारी नारकोटिक कोऑर्डिनेशन की कमेटियां हैं, जो इस बार मुझे खुशी होती है बताते हुए कि उसकी जो 6 मीटिंगें साल में होनी होती हैं और 6 की 6 इस वर्ष हुई हैं। 6 मीटिंगें जो उनमें एक मीटिंग मुख्यमंत्री जी की स्वयं की अध्यक्षता में और बाकी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होती हैं और वो रेगुलर की जा रही हैं। उनमें सभी विभाग अपना अपना जो उनकी ड्यूटियां हैं वो अच्छे से कर पा रहे हैं। और उसमें जो इसके अलावा जो पब्लिक आउटरीच का एक बड़ा प्रोग्राम आपने ध्यान होगा आपको, सितंबर माह में साइक्लोथॉन जो पूरे प्रदेश में आयोजित की गई, उसका बहुत अच्छे उसके परिणाम आए और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हमने पुलिस विभाग ने पिछले 2 महीने में हर ज़िले में, जो ऐसे खास तौर पे वो ज़िले जो पंजाब सीमा के साथ लगे हुए हैं, वहाँ पर खेलों को एक बड़े स्तर पर, ऐसे जो हमारे गांव हैं जिनमें नशे की या क्राइम की या लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कोई समस्या आती है, उन सभी को हमने, जो हमारे स्टेडियम्स हैं उनको टेक ओवर करके, जो जहाँ पे जो हमारे एसपीओज और पुलिसकर्मी हैं जिनका खेलों का बैकग्राउंड रहा है, जो खेलों में एक्टिव रहे हैं राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, जिन्होंने खेलों में भाग लिया है, उन सभी की ऐसे जो खेल परिसर हैं उनमें ड्यूटियां लगा करके सभी गांव के बच्चे जो यूथ है उनको खेलों की तरफ उनका रुझान बढ़ाना और उसमें काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है और उसके बड़े अच्छे परिणाम रहे हैं। तो इसके 2 मकसद हैं, एक तो यूथ को ड्रग्स और क्राइम से दूर करना और दूसरा खेलों को बढ़ावा देना। तो इस कार्यक्रम को हम आगे जारी रखेंगे इस वर्ष में और इसको और बढ़ाएंगे। तो ड्रग्स का एक बड़ी प्राथमिकता रही इनके खिलाफ काम करने की और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में जो काम किया गया वो उस अच्छी उपलब्धि रही और इसको और आने वाले वर्ष में हम करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से एक बड़ा जो मुद्दा है जो आप सभी जानते हैं, साइबर क्राइम्स का है। साइबर क्राइम्स पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है और हरियाणा प्रांत में भी एक बड़ी समस्या है और लगभग 1000 से लेकर 1200 कंप्लेंट्स हमें हर रोज़ प्राप्त होती हैं और उसमें 200 से लेकर 250 व्यक्ति हैं जिनके साथ कोई ना कोई धोखाधड़ी साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा की जाती है। तो उसमें बहुत अच्छी संतोषजनक उपलब्धि हमारी रही है हरियाणा पुलिस की और जो कंप्लेंट्स हमें 6 घंटे के अंदर मिल जाती हैं 1930 पर,
उसमें 70% तक हम पैसा ब्लॉक करने की उसमें कर पाते हैं। 70% तक पैसा बच जाता है, उसको ब्लॉक कर पाते हैं। हमने बैंकों के साथ काम किया है, आरबीआई के साथ भी हम लगातार टच में हैं, हम फ़ोन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। और 72 घंटे की अगर बात करें, जो कंप्लेंट्स हमारे पास 72 घंटे में आती हैं, उनमें भी जो ब्लॉकिंग की दर थी, जो पूरे वर्ष में हमारी 10 से 12% रहती थी, वो बढ़कर के सितंबर माह में 17%, अक्टूबर माह में 17% पे आई, 25% नवंबर में रही, और इस महीने में 29% तक हम पैसा ब्लॉक कर पाए। और जैसा मैंने बताया कि अगर वो 6 घंटे के अंदर कंप्लेनेंट हमें फ़ोन करते हैं, जो उनका हम 70% तक कामयाबी मिल जाती है उनका पैसा बचाने में। तो ये एक बड़ी दर है, और बहुत कम राज्य हैं जो इस स्तर पर अभी काम कर पा रहे हैं। तो इसमें मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसको हम ये, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं। इस वर्ष में ऐसे 3900 से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे जो साइबर पुलिस स्टेशंस हैं और जिलों के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस वर्ष में किए हैं, और 21 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनमें भाग लिया। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में ये जो ठगी है ये होती है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से होती है, कोई हैकिंग या कोई ऐसा बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए नहीं होती। मात्र सोशल इंजीनियरिंग, जो झूठ बोल के जैसे ठगी करते रहे हैं सदियों से, वो एक अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, माध्यम बदला है, चीज़ वही है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ठगी करते हैं, और लोग ठगे जाते हैं। बहुत ही साधारण सी चीज़ों पे लालच में आकर के लोग उसमें पैसे डबल करने का लालच, या कोई बहुत कम समय में अमीर बनने का लालच, तो वो उनको उसकी वजह से वो साइबर क्रिमिनल्स के शिकार हो जाते हैं। तो मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है मीडिया से कि हम इसको कवरेज दें पूरी, और साइबर क्राइम की जो जितनी कवरेज आनी चाहिए उसको और बढ़ाएं, और उसमें जो इंसिडेंट हों उनको भी उनके बारे में बताएं, और साथ साथ क्या क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, जो अवेयरनेस के पॉइंट्स हैं, उनको ज़रूर एक उसमें बॉक्स में आप ज़रूर उनको लगातार सजग करते रहें। हम भी उसमें प्रयासरत हैं, और इसमें मीडिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अगर मिलकर के काम करेंगी तो इस जो मैनेज है ये साइबर क्राइम की, इसको हम इस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन इसमें बड़ा योगदान आपका रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लगातार काम करते रहेंगे। तो साइबर क्राइम्स के ऊपर बड़ी उपलब्धि रही, और इसमें बैंकों के साथ जो हमने काम किया, अब बैंक्स भी हमारे साथ जो छुट्टी के दिन उपलब्ध नहीं रहते थे, उनके नोडल अफसर या शाम 5 बजे के बाद नहीं मिलते थे, अब कुछ बैंकों ने तो अपने नोडल अफसर हमारे ही जो 1930 का सेंटर है वहीं पे बिठाना शुरू कर दिया है। और जो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो टीम है, वहाँ भी अब हमारे लोग उसमें भी शामिल होंगे, उनके साथ बात हो गई है, और वहाँ पे भी हमारे लोग बैठेंगे, जहाँ पे बहुत सारे बैंकों के प्रतिनिधि भी बैठते हैं, तो उनको एक ही स्थान पर बैठने का लाभ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो 29% की दर हमने 72 घंटे में जो सूचनाएं मिल जाती हैं उनमें जो हमने हासिल की, और पिछले 3 महीने में 2.5 गुना से भी ज़्यादा बेहतरी आई, उसको और बेहतर हम कर पाएंगे। पर आपकी मदद से मैं चाहूँगा कि लोग इतने सजग हों कि वो 6 घंटे के अंदर ही बताएं, और ऐसा अगर होता है तो हमारी सफलता की दर 70% से भी अधिक रहती है। तो एक बड़ा आंकड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि जिस राज्य में 70% ऐसा रोक पाने में लोग और पुलिस और सभी मीडिया मिलकर के अचीव कर सकते हैं, तो वहाँ पे फिर साइबर क्रिमिनल्स उस स्टेट को टारगेट करना बंद कर देंगे। तो ये एक प्रिवेंशन भी होगी इससे, तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरीके से हमने कुछ और समस्याएं, जैसा कि आप जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ जाती हैं।
लॉ एंड ऑर्डर में कोई एजिटेशन आ जाते हैं, कई बार दंगे फसाद की स्थिति आ जाती है, तो उसको डील करने के लिए इस वर्ष में हमने पिछले 3 महीने में एक बड़ी पहल की और लगभग 85 हमने लॉ एंड ऑर्डर की कंपनियां बनाई हैं। हर जिले में RAF की तर्ज पर ये कंपनियां बना दी गई हैं। इनकी ट्रेनिंग भी रैपिड एक्शन फोर्स जो हमारी CRPF की है उनकी तर्ज पर करा दी गई है। उनको इक्विपमेंट जो हमें एंटी राइट इक्विपमेंट चाहिए वो भी उपलब्ध करा दिया गया है और इनकी लगातार ट्रेनिंग सभी पुलिस लाइंस में चलती रहती है और जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है वो पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। और कोई भी परिस्थिति अगर कभी आती है जिसमें कोई हमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी खतरा ऐसा आता है तो उसको हम निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हरियाणा ये हमारे जो हमने RAF की एकेडमी है मेरठ में, उनके यहाँ अपने लोग भेज के 2 बैचेस में 80 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया और ये मास्टर ट्रेनर्स सभी जिलों से हैं। हरियाणा आर्म्ड पुलिस और इंडिया रिजर्व बटालियंस और हरियाणा पुलिस एकेडमी के उस ट्रेनर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं और मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करने के बाद ये वापस अपना आ गए हैं जिलों में और इन्होंने वापस आने के बाद इन कंपनियों की ट्रेनिंग की कमान अपने हाथ में संभाल ली है और ये लगातार ट्रेनिंग करा रहे हैं। इक्विपमेंट का भी पूरा इसमें नई जो परचेजेज होनी थी वो भी हो चुकी हैं और ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। धीरे धीरे हमारे जो RAF की स्तर के जो हमारे इक्विपमेंट है, चाहे वो बॉडी प्रोटेक्टर्स हों, हेलमेट्स हों या बाकी जो इक्विपमेंट है वो हों, केन शील्ड और हमारे जो बाकी, तो वो सभी खरीदे जा रहे हैं। कुछ आ चुके हैं और भी अगले 1-1.5 महीने में सारी खरीद की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वो सब उपलब्ध करा दिया गया है। इसी तरीके से हमारी कोई ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उनसे डील करने के लिए 53 हमने स्वैट टीम्स का गठन किया है। ये कमांडो हमारे CRPF की जो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे हमने 500 हमारे कमांडोज की ट्रेनिंग करवा के और उनको 53 टीमों में बांट करके सभी जिलों में इनको तैनात किया गया है। तो ये 53 टीमें, इनमें 10-10 लोग शामिल होते हैं। 10 लोगों की टीम है जिसमें एक इंचार्ज, एक उनका 2IC और 8 जवान। तो इनको ये कमांडोज की जो बेहतरीन ट्रेनिंग पूरी करके आए हैं और ये सारी टीमें हाजिर रहती हैं हर जिला पुलिस मुख्यालय पर पुलिस लाइन के अंदर। तो ये कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का इंसिडेंट होता है तो जो हमारी क्राइम यूनिट्स हैं इन्वेस्टिगेशन करके जब वो ढूंढ निकालती हैं क्रिमिनल्स को, तो ये जो स्वैट टीम्स हैं ये उनकी मदद से उनको पकड़ने में आसानी होती है। तो ऐसे हमने जो ऑर्गेनाइज क्राइम की अगर बात करें, बड़े जो गैंग्स हैं, तो 30 नवंबर तक हमने 449 ऐसे गैंग्स इस वर्ष में पकड़े हैं और इसमें 350 से भी ज़्यादा मोस्ट वांटेड और जो हमारे इनामी अवार्डेड क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा गया है और लगभग सभी जो मेन बड़े गैंग हैं उनके जो क्रिमिनल्स हैं वो जेलों में बंद हैं। और इसमें मैं आपसे एक साइबर क्राइम के अलावा जो दूसरी मैं आपसे अपील करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा अगस्त में भी हमने बात की थी कि जो ये सीरियस क्राइम्स की जो स्थिति है, अगर साइबर क्राइम्स की बात करें तो बड़ी दिक्कत है जैसा मैंने आपको बताया, पर जो हिनस क्राइम है वो उसकी जो प्रिवलेंस है हमारी स्टेट में वो बहुत कम है कंपैरेटिवली। और इसमें जो हमारे इसमें मीडिया का रोल बड़ा रोल आता है। मैं चाहूँगा कि आप उसमें बड़े जो गैंग्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, इनके नाम और इनके जो गैंग्स की इंटरनल वर्किंग है उसकी कवरेज कम से कम बाय नेम ना करें। उससे क्योंकि महिमा मंडन अगर हम कभी भी जाने अनजाने में करते हैं तो वो यंगस्टर्स जो इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं उन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जब हम उन क्रिमिनल्स की वो हुडेड पिक्चर्स और बॉलीवुड मूवीज़ की तरह से, क्योंकि वास्तविकता वैसी नहीं होती,
वास्तविकता तो आपको पता है, जेलों में जो परिस्थितियां हैं वो जीवन कोई बहुत आसान नहीं होता। और जब ये जेलों में बंद होते हैं तो इनको हार्ड लेबर भी करनी होती है, वहाँ पे सफाई भी करनी होती है, वहाँ पे माली का काम भी करना है, और वो सब कराया जाता है उनसे। तो वो वास्तविकता नहीं आती यंगस्टर्स के सामने। उनको लगता है कि शायद क्राइम करके एक बहुत ही अलग किस्म की ज़िंदगी उनको मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ हम उससे मेरी अपील है आप सभी मीडिया कर्मियों से कि हम किसी का, गैंग्स का और क्रिमिनल्स का नाम हम ना छापें। हमने नाम छापने या महिमा मंडन करना है, हम अपने खिलाड़ियों का करें, हम अपने हीरोज़ का करें। ये एंटी हीरोज़ हैं, इन विलन्स हैं सोसाइटी के। तो सोसाइटी के विलन्स को हम वो स्थान ना दें जो हम अपने हीरोज़ को देते हैं। जी, वो भी अपने तरीके से काम करते हैं, पर क्योंकि हम सब साथ बैठे हुए हैं और आज हम फैसला कर लेंगे, कुछ गलतियां हमारे लोग कर देते हैं। और मैं सभी अपने लोगों को हमेशा ये कहता हूं कि प्रेस नोट में आप नाम मत दीजिए क्रिमिनल्स का। क्रिमिनल्स को हम क्रिमिनल्स की तरह ही ट्रीट करें, उनको हम समाज के हीरो ना बनाएं। तो वो अगर होगा तो ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं, और इसके लिए अलग टीमें हमारी काम करती हैं। हमने एक टीम बनाई जो इनके जो प्रोफाइल्स हैं क्रिमिनल्स के, उस पर जो लाइक्स करते हैं ऐसे बच्चे, यंग यूथ है जो लाइक करता है, तो उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके परिवारों से संपर्क स्थापित करती है ये टीम। उनको बुला करके काउंसलिंग भी की जाती है, बच्चों की भी काउंसलिंग की जाती है, और उनको ये समझाया जाता है कि भाई क्राइम और क्रिमिनल से दूर रहना, ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें मैं आपका सहयोग की मैं दरख्वास्त करूंगा। जी, इसकी हमारी एसटीएफ के अंदर टीम है, और सभी जिलों में भी ये लगातार हमारा प्रयास, जो हमारी क्राइम यूनिट्स हैं वो भी करती रहती हैं, और जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो, उनकी एक अलग टीम इस पे काम करती है। और लगातार वो ऐसे बच्चों का, ऐसे यूथ का, उनको ढूंढते रहते हैं सोशल मीडिया की स्कैनिंग करके, जो किसी भी तरीके से क्राइम की तरफ झुकाव जिनका उनकी पोस्ट के माध्यम से पता चलता है, तो उससे संपर्क, परिवारों से संपर्क करते हैं और उनको डिस्करेज करते हैं कि वो कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए। अभी मैं एक बार अपनी बात कर लेते हैं। महिला सुरक्षाओं के बारे में एक जो अच्छी पहल रही और जिसका अब धीरे धीरे इस्तेमाल भी होना शुरू हुआ है, वो है कि ट्रिप मॉनिटरिंग। हमने एक व्यवस्था बनाई है कि जो भी महिलाएं कब किसी वजह से वर्क प्लेस पे कई बार लेट हो जाती हैं, पूरे प्रदेश में अगर वो काम करती हैं, जो उनको कई बार लेट नाइट ऑफिस में बैठना पड़ता है, तो और चिंता होती है परिवारों को, माँ बाप को होती है, और वो उनको खुद को भी रहती है। और ऑटोज़ में बैठते हुए उबर, ओला, बाकी जो हमारी ऐसी कंपनियां हैं, उनकी सेवाएं जब वो लेती हैं तो एक कई बार वो चिंतित रहती हैं। तो उस चीज़ से निपटने के लिए एक ट्रिप मॉनिटरिंग की फैसिलिटी हमने रखी है कि जो महिलाएं हमारे 112 पे उनकी ऐप डाउनलोड करती हैं, दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड करती हैं, और या वैसे भी वो ट्रिप मॉनिटरिंग की का लाभ उठाना चाहती हैं, तो वो कॉल करके 112 पे अपना एक बहुत सरल सा लिंक उनको भेज देते हैं, जिस पे वो रजिस्टर कर पाती हैं, और जो भी उनकी जर्नी का स्टार्ट टाइम है वो बताती हैं। तो फिर उसके बाद से समय समय पर कुछ अंतराल के बाद उनको कॉल करके हमारे 112 से उनका कुशल क्षेम पूछा जाता है, और ट्रिप खत्म होने के बाद फिर से कॉल करके पूछा जाता है कि उस सकुशल अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं या नहीं। और जैसा मैंने बताया कि हमारी किसी भी ऐसी दिक्कत की सूरत में हमारी ERVs हैं, जो हम जो देख ही रहे हैं कि 8 मिनट के अंदर पहुंचती हैं। तो वो एक सुविधा है जो महिलाओं के लिए हमने इस वर्ष में अभी शुरू की है, और मुझे उम्मीद है कि उसको हम सभी मिलकर के पब्लिसाइज कर पाएंगे, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ उठाएं।
इसी प्रकार से जो हमारी क्राइम की हमने बात की कि जो हमने क्रिमिनल ये जो गैंग्स और जो हमने मोस्ट वांटेड 449 गैंग और 378 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स इस वर्ष में पकड़े हैं। इसके अलावा 12,000 से भी ज़्यादा 12,310 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स और जो बेल जंपर्स हैं वो इस वर्ष में गिरफ्तार किए गए हैं। और इन टीमों को भी हम मजबूत कर रहे हैं। स्टेट क्राइम ब्रांच में जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स और बेल जंपर्स को गिरफ्तार करने के लिए जो टीम है उसकी स्ट्रेंथ हमने अभी डबल कर दी है और उम्मीद है कि ये संख्या हम आने वाले वर्ष में और अधिक बढ़ाएंगे और जो ओवरऑल हमारी पेंडेंसी है इसमें उसको क्लियर किया जाएगा। तो इसी प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं की अगर बात करें, हमारी सड़क सुरक्षा, हमारी रोड सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और इसमें पिछले अगर 15 वर्ष में अगर हम इसका आंकड़े देखते हैं तो वर्ष 2009 में से लेकर के 2023 तक जो प्रदेश में दुर्घटनाओं की संख्या है और दुर्घटनाओं में जो फैटेलिटीज़ होती हैं उनकी संख्या बढ़ी नहीं है। ये 4800-4700 लेके 5000-5100 का एक आंकड़ा है जो हर वर्ष यही है पिछले 15 वर्ष से। हालांकि जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी पॉपुलेशन प्रदेश में बहुत बड़ी है और जो एक्सप्रेसवेज हैं, जो हमारे हाईवेज हैं, उनकी जो एवरेज स्पीड है वो बहुत बड़ी है। आप जानते हैं कि जब एवरेज स्पीड बढ़ती है तो जो एक्सीडेंट नॉर्मली नॉन फैटल होता है वो अगर ज़्यादा स्पीड पे जब होता है तो वो फैटल एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है और मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है एक्सीडेंट में। लेकिन ये सभी जो हमारी एजेंसियां हैं और पुलिस का ख़ास तौर पे उसमें जो काम रहा है, जो एनफोर्समेंट का काम और जो हमारी रोड ओनिंग और कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या हमारा स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, ये सभी की मिलीजुली ये कोशिश से ये संख्या बढ़ नहीं पाई है। हालांकि हमारा राष्ट्रीय जो लक्ष्य है वो वर्ष 2030 में इन दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का है और लेकिन पिछले 15 वर्ष में जो इसकी दर को बढ़ने से रोकना भी है अपने आप में एक उपलब्धि है। और मुझे उम्मीद है कि अब जो जिस दिशा में आईआईटी मद्रास के साथ हमने इसमें मिलकर के काफ़ी काम किया है, उनकी जो IRAD करके प्रणाली है उसको लागू कर दिया गया है जो कि ऑटोमेटिकली जो दुर्घटना प्रोन पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करती हैं, ब्लैक स्पॉट्स को, और उन पे फिर हमारे सभी विभाग जो रोड ओनिंग एजेंसियां हैं वो काम करती हैं। तो IRAD की जो प्रणाली IIT मद्रास की है उसको वो सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है और इस वर्ष हमारा लक्ष्य ये है कि उन IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेशन जो हमारी चल रही है इसमें हम सभी ट्रॉमा सेंटर्स की रेटिंग करें, जिसका काम शुरू हो चुका है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिल करके, और रेटिंग करके और एम्बुलेंस ड्राइवर्स, जितनी हमारी एम्बुलेंसेज हैं वो इंटीग्रेट हो गई हैं। अब हमारी 139 एम्बुलेंसेज स्टेट में वो हमारे 112 के साथ सेंटर के साथ इंटीग्रेट हो चुकी हैं और बची हुई एम्बुलेंसेज को भी हम अगले 1-2 महीने में इंटीग्रेट कर पाएंगे और ये जल्दी से जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुँचें और जो हमारे विक्टिम्स हैं रोड सेफ्टी रोड एक्सीडेंट के, उनको जल्दी से जल्दी गोल्डन आवर में ही अच्छे ट्रॉमा सेंटर में ले जा करके उनका इलाज शुरू हो पाए। तो ये गोल्डन आवर में जब इलाज हो पाता है तो उसको उसमें बचने की जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। तो उससे हमारी जो फैटेलिटीज़ हैं इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ष 2024 में कमी आएगी और ये एक बड़ा हमारा एक लक्ष्य इस वर्ष का रहेगा। इसके साथ साथ हमने एक और प्रस्ताव बनाया है और उसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट को हमने भेजा है और हेल्थ डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट और हमारे गृह मंत्री जी हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो उसका हमें बड़ा लाभ मिलता है और उसमें 48 घंटे में, पहले 48 घंटे में मुफ्त इलाज मिल सके रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को
उसकी व्यवस्था करने के बारे में हमने प्रस्ताव भेजा है और मुझे उम्मीद है इसमें सभी की सहमति है और ये भी हो पाएगा। और ये होने से हमारा जो एम्बुलेंसेज हैं वो न केवल सरकारी अस्पताल में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, सीधा वहाँ पे रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को ले जा पाएंगी। तो उससे हमारी जो उनकी सर्वाइवल की जो दर है वो बेहतर हो पाएगी और हमारी जो ओवरऑल डेथ्स हैं रोड एक्सीडेंट्स में वो कम हो पाएंगी। तो ये रोड एक्सीडेंट का एक बड़ा विषय हमेशा से रहा है, तो उसमें उसके बारे में बात की। और इसी तरीके से कुछ हमारे पुलिस के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके लिए जो वेलफेयर का भी एक बड़ा हमारा एक प्रायोरिटी रही है। और इस फ्रंट पर अगर बात करें तो हमने सभी पुलिस स्टेशंस, पुलिस पोस्ट्स और जो हमारी पुलिस लाइंस हैं वहाँ पे बेहतर व्यवस्थाएं, चाहे वो उनकी मरम्मत की बात हो या उनमें किचन और डाइनिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की बात हो, या हमारे जो रेस्ट रूम्स हैं और बैरक्स हैं उनमें बेहतरी करने की बात हो, तो उस पर काफ़ी काम इस समय में हम कर पाए। और वो एक ऑनगोइंग वर्क है जो अभी चल रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और बेहतर उसको किया जाएगा। इसके लिए फंड्स भी स्टेट गवर्नमेंट ने मुहैया कराए हैं और वो आगे आने वाले समय में भी और फंड्स भी इस बारे में मुहैया कराए जाएंगे। तो एक ये था। और दूसरा, जो कुछ पुलिसकर्मी किसी वजह से अगर वो सब्सटेंस एब्यूज़ का शिकार हो गए, कोई एल्कोहलिक हो गया या कोई और किसी नशे का शिकार है, तो ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को हमने इस चिन्हित करके उनका मेडिकल कॉलेजेस के साथ टाई अप करके वो इलाज हमने करवाया है और कुछ अभी भी उसमें चल रहा है कुछ का, और इनकी मॉनिटरिंग भी हम करते हैं कि कहीं रिलैप्स ना कर जाए कोई। तो अपने जो पुलिसकर्मी उनकी जो मेंटल हेल्थ और उनको नशे से दूर करना, तो ये भी एक बड़ी प्राथमिकता रही, उसमें अच्छी सफलता मिली है। और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे भी हमने काम किया, उनकी ट्रेनिंग और उनके लिए जॉब्स का, तो उस पर भी काम चल रहा है। हमारा वेलफेयर विंग लगातार इस पे काम करता है और ये एक बड़ी प्राथमिकता के रूप में हमने इस वर्ष में लिया है। तो इसी तरीके से एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की कि हम सभी पुलिस लाइंस के अंदर जो हमारे पुलिस पब्लिक स्कूल्स हैं, ऐसे प्रत्येक ज़िले में हमारे स्कूल हैं जो पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए हैं, और इनमें ई लाइब्रेरी की स्थापना के बारे में उन्होंने कहा। तो उस पर भी सोनीपत में एक बहुत ही उत्तम, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी फैसिलिटी ई लाइब्रेरी वो शुरू हो चुकी है और 6 जिलों में और एडवांस स्टेज पे उस पर काम चल रहा है और बाकी सब जिलों में भी इस पे ई लाइब्रेरी की व्यवस्था इसी वर्ष में कर ली जाएगी। इसी तरीके से क्रैश हमारी, क्योंकि महिला कर्मियों की संख्या बढ़ रही है और वो 10% से भी ज़्यादा हैं आज की तारीख में, तो उनके जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए महिला और बाल विकास विभाग के साथ, बाल कल्याण विभाग के साथ मिलकर के हमारे लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने इसमें क्रैश की स्थापना का काम शुरू किया है और कई जिलों में ये फंक्शनल हो गई हैं और बाकी जिलों में भी इनकी व्यवस्था की जा रही है। तो क्रैश का एक बड़ा एक ये पहल रही। तो ये सब मैंने बताया कि जो हमने अगस्त महीने में जब हम मिले थे और प्राथमिकताएं हमने अपनी कुछ निर्धारित की थी और बात की थी, उसके बारे में लगभग सभी पर काम हुआ है और इसको और बेहतर अगले साल में किया जाएगा। और जो 2 स्पेसिफिक अपील मैं फिर दोहराना चाहूँगा जो आपसे मैंने की, एक तो साइबर क्राइम के बारे में हम सब ने मिलकर के हरियाणा की जनता को और बल्कि बाहर भी प्रदेश देश की जनता को अवेयर करना है। और ये हमने देखा कि जब तक वो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ही ये क्राइम होते हैं, उनको मूर्ख बना करके ठगने का काम जो ये क्रिमिनल्स करते हैं, बस थोड़ा सा अगर वो सजग रहेंगे कि किसी भी लिंक को, किसी भी अनजाने नंबर से अगर फ़ोन आता है और वो कोई फ्री में कोई चीज़ देना चाहता है तो वो ज़रूर कोई ना कोई अपराधी होगा, ये मान करके हमारे लोगों को चलना चाहिए। और इसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शिकार होते हैं,
ये बड़ी बात है। कुछ ऐसे भी इंस्टांस आए जिनमें जर्नलिस्ट भी शिकार हुए हैं, आपको शायद पता होगा। तो उसमें और जो हर रोज़ ही एक क्राइम की खबरें छापते हैं और वो भी शिकार हो जाते हैं, पुलिसकर्मी भी शिकार हो जाते हैं। तो वो चीज़ हमें बहुत मिल कर के इस पे काम करना होगा। और दूसरा जो गैंगस्टर्स और गैंग्स की समस्या है, जिस पे मैंने आपसे अपील की है, दरख्वास्त की है कि इसको हम किसी भी कीमत पर इनके नाम हम ना छापें, फ़ोटो ना छापें। तो इनको हमने वो ऑक्सीजन का काम करती है क्राइम की समस्या बड़ी नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ये बहुत ही कम है, साइबर क्राइम के कंपैरिजन में तो कहीं भी नहीं आता ये। तो बाकी क्राइम्स भी इस पे एक अच्छी हमने पीछे स्टडी की और मैंने 20 साल का ऐसे 25-23 साल का डेटा 2000 के बाद का देखा। तो लगभग सभी हेड्स में क्राइम में वो रिडक्शन है, या उसमें जो क्राइम रेट जिसको हम पर लाख पॉपुलेशन बोलते हैं, जो एक अच्छा एक पैमाना है क्राइम को आंकने का। और अगर आप एनसीआरबी की किताब जो आप पढ़ते हैं उसमें भी एक वर्ड ऑफ कॉशन के नाम से एक पेज होता है शुरू में, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट ये लिखा जाता है कि भाई आप क्राइम के आंकड़ों पर ना जाएं, आप क्राइम की दर पर जाएं, यानी पर लाख पॉपुलेशन की दर पर जाएं। और साथ साथ अगर किसी भी शीर्षक के तहत, किसी हेड के तहत अगर कोई आंकड़ा बढ़ता है तो वो उसको पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट के साथ सीधा जोड़ करके देखना वो उचित नहीं होगा, क्योंकि क्राइम के बहुत सारे फैक्टर होते हैं और उनको वो बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड जटिल ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो होता है। तो उसको भी ध्यान में रखकर ही हम अपना आकलन करें और कम से कम इंडिविजुअल इंस्टांसेस पे उस पे अपना व्यू पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। और अगर आप 10 साल या 20 साल का आंकड़ा लेंगे तो उससे एक अच्छा एक व्यू पॉइंट बनता है। तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप उसको उस पे ध्यान दें। जी, इसके साथ साथ मेरी जो बात थी वो समाप्त हुई। और आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे चैलेंजिंग क्या आपको लगा इन दिनों में, और सबसे अच्छा आपको क्या लगा कि ये काम हमने किया और ये तुरंत हो गया? तो ये जैसा मैंने बताया कि जितनी भी प्राथमिकताएं थी सभी पे हमने काम किया और उसमें अलग अलग डिग्री की सफलता रही है। सफलता सभी में मिली और कुछ ऐसे काम थे जो केवल पुलिस को करने थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां बनाना है या स्वैट टीम्स बनाना, वो 100% हमने हासिल किया उसमें, क्योंकि और किसी और पर डिपेंडेंस नहीं है। तो वो सारा काम पूरा हुआ। और साइबर क्राइम्स क्योंकि इसकी प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा है और उसमें जो हमने ये जो ब्लॉकिंग रेट 70% तक की आई, जो 6 घंटे में अगर हमें रिपोर्ट हो जाए और उसमें 70% तक हम उसको रोकने में कामयाब, प्रिवेंट करने में कामयाब हो पाते हैं, ये बहुत बड़ा एक संतोष का विषय है। और उस टीम को हमने बहुत मजबूत किया। जो सर ये साइबर से जुड़ा सर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नया थ्रेट आ रहा है, डीप फेक जो हो रहा है, तो उसके लिए कोई तैयारी आपने कोई स्पेसिफिक सेल बनानी हो या कुछ हो, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें मतलब जो कई लोग इसका एडवांटेज भी ले सकते हैं, डिसएडवांटेज भी मिलता है इसका। डीप फेक्स के बारे में आपको पता ही है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इस पर पहल की जा रही है और ये टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग कम और ये जो हमारी टेक्नोलॉजी से ही इसको काउंटर किया जाएगा। और उसमें जो हमारी केंद्रीय सरकार के स्तर पर बड़ी पहल उसमें की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियां हैं, ये जब सारी मिलकर के काम करेंगी तो इसका बहुत अच्छा समाधान इसमें निकलेगा, क्योंकि उसको ऑटो मोड में ही सिस्टम से ही उसको डीप फेक्स को आइडेंटिफाई भी करना है। बहुत बड़ा चैलेंज है वो। साइबर फ्रॉड में सर जो जितना अमाउंट लोगों से फ्रॉड किया गया है उसका रेशियो क्या है सर, जो हम वापस लोगों तक? हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो कितनी जल्दी रिपोर्ट होता है उस पर निर्भर करता है। 6 घंटे में अगर वो पुलिस को 1930 पर अगर कॉल कर देता है विक्टिम, तो 70% संभावना है कि उसका ये दर हमारी 70% तक हम उसको ब्लॉक कर पाते हैं। ब्लॉक करके फिर वो पैसा कोर्ट के माध्यम से आदेश लेकर के उनको वापस कराया जाता है। इसी तरीके से हम 72 घंटे तक, अगर 72 घंटे की बात करें तो हम 29% तक पहुंच चुके हैं। वो हाँ, जिस भी अकाउंट में है, जब तक जहां तक पहुंचता है,
इनके अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में गया, वहां से तीसरे में गया, तो जो भी अकाउंट जहां भी पहुंचा है उसको हम ब्लॉक कर पाते हैं, फिर उससे आगे नहीं जा पाता। सर आपने बताया कि इस राज्य से जो आपने पीछे बताया बंगाल से या अपनी टीमें तैनात की हैं, किस राज्य से इस तरह घटनाएं ज्यादा हो रही है हरियाणा में? ये हमारी अलग अलग राज्य हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल और हमारे झारखंड और बिहार भी है और राजस्थान है। ये बड़े हमारे हॉटस्पॉट्स हैं। तो हॉटस्पॉट्स का हमने नू हमारा यहाँ से क्राइम होता है वो दूसरी राज्यों को टारगेट करते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो लोकल को वो कम करते हैं, क्योंकि पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा होती है, पर वो करते हैं और उनमें हम लगातार उसमें उनको पकड़ते हैं। और इस साल एक बड़ा अभियान भी आपको पता है वो चलाया गया, जिसमें 4,96,000 के करीब मोबाइल फ़ोन सस्पेक्टेड जो थे वो बंद कराए गए, और इसमें 61,000 से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा जो हमारे अलग अलग क्राइम में कहीं ना कहीं रिपोर्ट होते हैं, उनको हम ब्लॉक करवा चुके हैं। और ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा है पूरे राष्ट्र में। मैं आपको इस बारे में कुछ और भी बताना चाहूँगा कि हम बैंकों के साथ साथ मोबाइल फ़ोन कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं, और एक बड़ी कंपनी के साथ हमारा एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में एक प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, जिसमें क्राइम होने से पहले ऐसे सिम्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, और वो बड़ा अच्छा एल्गोरिथम हम उनके साथ मिलकर के डेवलप कर रहे हैं। उसमें एक जो प्रोटोटाइप बना उसकी हमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग की, बड़े अच्छे रिजल्ट रहे, और उसके जो फीडबैक है वो हमने उनको दे दी है। उनकी टीम और हमारी टीम मिलकर के काम कर रही है, और इस पे इसी हफ्ते में वो हमें फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, जिसको हम इस्तेमाल उनकी मदद से करेंगे। और ऐसे जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ से हमें हरियाणा में ज़्यादा कॉल आती हैं, उन सर्कल्स में इस एल्गोरिथम को लगा करके हम उन मोबाइल फ़ोन्स का नंबर पता करेंगे कि जिनसे हमें फ़ोन आते हैं, आने वाले हैं, और उनको हम ब्लॉकिंग करेंगे। तो ये चीज़ एक प्रोएक्टिव मोड में हमारा काम चल रहा है, और इस कंपनी के साथ जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसमें जो कामयाबी रहेगी, फिर हमें बची हुई 3 कंपनियां हैं उनके साथ भी उसको रेप्लिकेट करेंगे। सर हरियाणा पुलिस फोर्स में जो जवान है उनकी कमी है, या क्या कारण है कि हरियाणा में चाहे गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, इन शहरों की बात करें, चंडीगढ़ के साथ तुलना करें, तो सर वहाँ पर लोगों को ट्रैफिक डिसिप्लिन की बात हो या हर तरह का खौफ रहता है। हरियाणा में आने के बाद वो खौफ खत्म है एक तरह से लोगों में, तो क्या कारण है सर? पुलिस फोर्स की कमी है या कोई और? जो इसमें एक अच्छा अभियान अभी हमने शुरू किया लेन ड्राइविंग का, और आपने देखा होगा कि जो गुड़गांव का एक्सप्रेसवे है, टोल प्लाजा से लेकर के दिल्ली बॉर्डर, उस पे लेन ड्राइविंग को एनफोर्स किया गया है, और उसके परिणाम अच्छे रहते हैं कि डिसिप्लिन की भावना आती है। और उसको हम नेशनल हाईवे जो हमारा 44 है और बाकी जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं 152D हो, या उन पे कैमरे भी स्थापित किए गए हैं, और वही मॉडल जो हम एक्सप्रेसवे पे हमने लगाया उसको हम अपने नेशनल हाईवेज के ऊपर लगा रहे हैं। और इस साल का हमारा ये एक बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि लेन ड्राइविंग को हम एनफोर्स करें, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनमें आए। और ये जो अभी आपने मुद्दा रेज किया चंडीगढ़ का या दूसरे राज्यों का और हरियाणा का, तो इसमें एक यूनियन टेरिटरी को कंपेयर नहीं कर सकते एक स्टेट से, लेकिन हम उसमें हमारी कमिटमेंट है कि उसको हम डिसिप्लिन ड्राइविंग में लेकर के आएंगे। सीसीटीवीज की जी वो बन गया है, उसमें जो लास्ट हमारे वो लग चुके हैं सभी कैमरे। जो नेशनल हाईवे 44 है उस पर वो काम पूरा हो चुका है। उसमें जो कनेक्टिविटी है वो BSNL ने 3 महीने का उनका समय है, जो उन्होंने फरवरी एंड तक वो कनेक्टिविटी हो जाएगी। जो उनकी केबल है OFC केबल फाइबर डलना है, वो डलने के बाद इनकी फीड कैमरों की हमारा जो करनाल में सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ तक पहुँचेगी, और फरवरी के बाद इसकी रियल टाइम में मॉनिटरिंग हम कर पाएंगे। ड्रग्स को लेकर काफी रिकवरी हुई है, काफी डिटेल्स भी आपने दी है। ये सर रूट क्या है? हरियाणा में ड्रग्स कहाँ से आ रही है? हम पंजाब में देखते हैं ड्रोन से ड्रग्स आते हैं, वेपन्स आते हैं। क्या पंजाब से भी हरियाणा में जो पाकिस्तान से तस्करी होकर ड्रग्स सारे वो आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं? हमारे जो अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग रूट्स हैं, उनके कुछ झारखंड, छत्तीसगढ़
वहाँ से भी कुछ सोर्सिंग होती है, और कुछ चीज़ें हैं जो ड्रग्स हैं जो पाकिस्तान से पंजाब में आती हैं, उसका कुछ भाग दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, बाकी स्टेट तक पहुंचता है। तो अलग अलग रूट्स हैं, कोई एक स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये भी काफ़ी हमारे यहाँ पे सप्लाई के एक सोर्स बनते हैं। विधानसभा में जब ये बात उठती है तो सामान्यतः पंजाब के साथ लगते जिलों की बात उठती है कि वहाँ पर एक ड्रग्स का इशू ज़्यादा आ रहा है इस पे भी, क्योंकि आप तो बहुत माइनॉरिटी पे बहुत ज़्यादा इसको विजुलाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हमारे पास कम मात्रा में आ रही है ये, या कोई जैसे उन्होंने पूछा कि बड़ा स्मगलर भी कोई पकड़ा गया तो कोई बड़ा जो जिसको आप मासिज में कहते हैं कि ज़्यादा लोग भी पकड़े। जैसा मैंने आपको बताया कि कमर्शियल क्वांटिटी जिनके पास से पकड़ी जाती है, कमर्शियल की हमने क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या रखी? कमर्शियल क्वांटिटी की एनडीपीएस में डिफाइंड है, वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है बाय नोटिफिकेशन, और वो समय समय पर बदलती रहती है, क्योंकि वो अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग है, बहुत बड़ी लिस्ट है, और उसमें जो भी उसमें उससे ज़्यादा जब पकड़ी जाती है तो उसमें सज़ा अधिक है, मिनिमम सज़ा 10 साल है। तो ऐसे 618 लोग इस वर्ष में अरेस्ट हुए जो कमर्शियल क्वांटिटी की ड्रग्स के साथ पकड़े गए। जैसे अभी आपने देखा होगा पलवल में सीएमपी जो हमारा ये केएमपी है, वहाँ पर 4040 क्विंटल से भी ज़्यादा पॉपी हस्क के साथ ट्रक पकड़ा गया, जो कि छत्तीसगढ़ की से आया था। तो वो 618 ऐसे बड़े तस्कर वो पकड़े गए हैं। शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, जो चिट्टा के विधानसभा में ज्यादा चिट्टे शब्द का प्रयोग हो रहा है, जो हाँ। चिट्टा शब्द की जो ड्रग है जी, ये ड्रग तो ट्रकों में नहीं आ रही ना, तो कहीं हाँ, ये ट्रकों में नहीं है। 26 जी, ये अगर हम पंजाब के से कंपेयर करें तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट है और वल्नरेबिलिटी वहाँ काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो लेकिन हाँ, हमारे यहाँ भी समस्या है और इस पे हमें सजग रहना है, और इसको बीच बीच में उनमें रिकवरीज होती हैं, स्मॉल क्वांटिटी में भी होती हैं, इंटरमीडिएट क्वांटिटीज़ में भी होती हैं, और कमर्शियल क्वांटिटीज़ में भी होती हैं अलग अलग ड्रग्स की। और लेकिन अगर कंपेयर करें, हेरोइन की अगर बात करें या कोकेन की या स्मैक की बात करें, तो वो पंजाब के मुकाबले काफ़ी कम रहती है हरियाणा में, लेकिन हमें उस पर सजग रहना है। और वो हम सिर्फ आंकड़ों पे नहीं जा सकते, हमने सप्लाई साइड पे भी और डिमांड साइड दोनों तरफ इस पे काम करना है। और हमने एक जो हमारा ग्राम प्रहरी का एक व्यवस्था हमने पिछले वर्ष शुरू की गई थी, उसको इसमें डबटेल किया है। उसमें ग्राम प्रहरियों का एक मेजर ड्यूटी वो है ड्रग पैडलर्स को आइडेंटिफाई करना, और ड्रग एडिक्ट जो किसी वजह से हो गए उनको भी आइडेंटिफाई करना, ताकि उनका इलाज हम करवा पाएँ। और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, सरकारी और गैर सरकारी, इनकी मदद से, और जो स्टेट एक्शन प्लान है, आप जानते हैं कि ड्रग्स के बारे में स्टेट एक्शन प्लान है हरियाणा सरकार की, जिसमें बहुत सारे जो संबंधित महकमे हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। और डी एडिक्शन का काम वो हमारे हेल्थ